तो यहाँ पर अगर मैं मैजिक बाइंड टूल के जगह पर एक और है क्विक सिलेक्शन टूल, ये क्या करता है, ये भी कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखिए इस एरिया को क्या क्या सेम कलर कॉम्बिनेशन है, इसको क्या क्या इसने सिलेक्ट कर लिया, इधर क्लिक किया सिलेक्ट कर लिया। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करके नीचे ड्रैग करते चले जाइएगा, तो जैसे जैसे आप नीचे ड्रैग करिएगा आपका एरिया उसी तरीके से सिलेक्शन एरिया के अंदर आता चला जाएगा। ये देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ और ये सिलेक्ट होता चला जा रहा है। ये देखिए ये पूरा एरिया क्या किया, सिलेक्ट हो गया, ये पूरा को सिलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन में देखिए व्हाइट कलर एक जैसा है यहाँ पर, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, वन स्टेप बैक जाता हूँ, यहाँ तक हुआ था। अब चाहे तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, या तो इसके डीपनेस को बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ा दीजिए, ताकि आपका जो स्पेसेस है जो आप देख पा रहे हैं वो, देखिए मैं लाइटिंग बढ़ाऊंगा तो थोड़ा डार्कनेस आ जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज यहाँ पर है। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और इसको एक बार फिर से मैं पूरे ऑब्जेक्ट का, यानी इसके डार्कनेस को मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पर जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, अगर मैं मैजिक वाइन टूल या फिर क्विक सिलेक्शन टूल का यूज करूंगा तो ये देखिए यहाँ का व्हाइट कलर और यहाँ का व्हाइट कलर दोनों का कलर सेम है, तो अगर सेलेक्ट करूंगा तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है एक साथ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में ये देखिए अभी थोड़ा सा डार्कनेस ले आया, तो बैकग्राउंड में जो व्हाइट कलर है वो भी समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे में फोटो थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा डीप कर देता हूँ और या फिर ऑटो मोड में ले जा रहा हूँ, ऑटो लेवल कर दे रहा हूँ। तो अब देखिए अगर अब मैं इसको सिलेक्ट करूं, या इसको इस एरिया को नहीं सिलेक्ट करके मैं चाहता हूं ये जो बैकग्राउंड है ये सिलेक्ट हो जाए, तो इधर मैं क्लिक किया, देखिए पूरा ले लिया इसको, इधर क्लिक कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा ये उस एरिया को सिलेक्ट करता चला जाएगा। जस्ट मूव करूंगा और सिलेक्शन होता चला जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इस एरिया को छोड़ना है, अल्ट की प्रेस करूंगा, ये देखिए ये एरिया अपने आप वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। यहाँ पर देखिए इसको छोड़ना है, इस एरिया को रिमूव कर दिया हो, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसको डायरेक्टली कट करूँ, गौर से देखिएगा, अगर मैं डायरेक्टली कट करूँ तो ये कट तो हो गया, लेकिन जब इस पिक्चर को आप जूम करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कट सही से नहीं हुआ, यहाँ पे सही नहीं हुआ। इवन ये जो एरिया है जहाँ से इस एरिया को भी मैंने कट किया, यहाँ भी देखिएगा कि कटिंग सही तरीके से नहीं होता, ठीक है। तो ये इमेज का साइज थोड़ा सा कम है, जिसके चलते मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो ये फट रहा है। आप देखो ये जो कटिंग है ना, ये कटिंग सही तरीके से नहीं हो रहा, ठीक है। ये होता किस लिए है, इसको भी समझिएगा गौर से। अगर मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दूं और उस ऑब्जेक्ट को बोलूं क्या कि भाई आपको क्या करना है, कैंची से काट देना या ब्लेड से उसको काटना है, कोई प्लेन पेपर देता हूं और उसको अगर मैं बोलूं कि आपको ब्लेड से काटना है या कैंची से काटना है, तो आप काटने के बाद काट तो लीजिएगा सही से, लेकिन जब आप उसको ज्वाइन करिएगा तो देखिएगा कि आप कितने भी अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, वो कटिंग मार्क वहां पर रहेगा ही रहेगा। इससे क्या होता है कि अगर किसी दो पिक्चर्स को कट करके दोबारा रिप्लेस करना हो, ज्वाइन करना हो आपको, तो वो बहुत क्रिटिकल होता है, और क्रिटिकल होने के साथ साथ उसको आसानी से ज्वाइन करना या उसके उस इमेजेस को आपने ज्वाइन किया है ये पता चलेगा, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए पता चलेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं क्या कि एक कागज लीजिए और उसको फाड़िए, आप किसी ब्लेड से या फिर कैंची से उसको काटिए नहीं, उसको क्या करिए, फाड़िए। तो जब आप उसको फाड़िएगा तो देखिएगा जब वो फटता है कागज, तो दो लेयर्स आपको अलग अलग, एक पार्ट में एक कागज के एक पार्ट में एक लेयर बनेगा, दूसरे में दूसरा लेयर बनेगा। तो इससे क्या होगा, सेकेंड टाइम जब उस ऑब्जेक्ट को दोनों को एक साथ ज्वाइन करिएगा गोंद के थ्रू या किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो आप देखिएगा वो ज्वाइंट हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि इससे पहले ये फटा हुआ था। तो यही दोनों डिफरेंसेस है नॉर्मली जब हम कटिंग करते हैं इस टूल से और यहाँ से सिलेक्शन करते हैं उससे। अगर मैं यहाँ से कट करके निकालूं तो ये पता चलेगा, उसके बाद आप कितना भी सिलेक्ट करिएगा, कितना भी इसको मैनेज करिएगा, तो कटिंग पता चलेगा। इसको मैं कटिंग करके निकालूं तो देखिए ये पता चलेगा कि यहाँ से कटिंग किया आपने, लेकिन सिलेक्शन टूल का यूज करके और उसको कट करते हैं तो ये पता नहीं चलता है। यही बेसिक डिफरेंसेस है दोनों इमेजेस के बीच में, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि मास्किंग होता क्या है और किस तरह से हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अब सपोज करिए कि मैं यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ,
ये सिलेक्शन हो रहा है पूरा एरिया। ये सिलेक्ट हो गया। अब देखिए आपके इसी फोटोशॉप में यहाँ पर मार्क्स टूल दिया हुआ है। इस टूल्स को अगर मैं एक बार क्लिक करूंगा तो क्या होगा, गौर से देखिएगा। जैसे मैं एक बार क्लिक किया, पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या हो गया, मार्क्स हो गया। यानी ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपको ब्लैंक मिल गया। अब आप इसको बैकग्राउंड में नया कोई इमेज डालना, जो भी डालना डाल सकते हो। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो एज इट इज है अभी भी। गौर से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इसको जूम करूँ तो इस एरिया में देखिए, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, ये कटिंग हुआ है। ये इफेक्ट आपको पता चलेगा इस एरिया में। देखिए तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आप इरेजर यूज करते हैं और सेपरेटली एक एक करके इसको क्या करते हैं, आप इरेज करते हैं। दूसरा चीज, यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको करना पड़ता है। आपको एक एक करके यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करके क्या करना होगा, इस सारे चीजों को रिमूव करना पड़ेगा। एंड दिस विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ये क्या करता है, बहुत ज्यादा टाइम लेगा आपको काम करने में। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इसको बैकग्राउंड में कोई कलर डालना है, न्यू लेयर ले लीजिए। यहाँ से ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट का इस्तेमाल बता चुका हूँ मैं इससे पहले आप लोग को। जैसा भी ग्रेडियंट लेना है लेकर और जस्ट ड्रैग करिए। लेयर्स को नीचे से ऊपर कर देंगे। अभी देखिए, अभी भी आपको यहाँ पर लगेगा कि हाँ भाई बहुत काम करना बाकी है। ठीक है, एक एक करके आपको यहाँ से क्या करना होगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ब्रश के साइज को छोटा करके, यहाँ से ब्रश के साइज को छोटा कर सकते हैं और एक एक करके इसको रिमूव करना पड़ेगा। अब देखिए आपको समझ में आया होगा मास्किंग क्या है। दिस इज कॉल्ड द मास्किंग। मगर अगर हम लोग लेटेस्ट वर्जन के फोटोशॉप को यूज करें तो ये और भी आसान हो जाता है। कैसे आसान होता है, इसको देख लीजिए। फोटोशॉप CC 2019 वर्जन का यूटिलाइजेशन करूंगा मैं, और वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मास्किंग आसान हो गया है और ऑब्जेक्ट को हम बेटर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। यह है देखिए एडोबे फोटोशॉप CC 2019। थोड़ा टाइम लेगा ये ओपन होने में, क्योंकि बड़ा सॉफ्टवेयर है, थोड़ा टाइम लेता है। और ये जो फीचर्स आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ, आपको बता दूं कि ये फोटोशॉप के ओल्डर वर्जन्स के अंदर नहीं मिलेंगे। मास्किंग जो हम लोग करते हैं, कटिंग करते हैं, ऑलरेडी टूल्स का इस्तेमाल करके किस तरह से कट करते हैं, ये मैं आपको बताया हूँ। लेकिन उसके आगे भी फोटोशॉप है। फोटोशॉप में बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट टूल आ चुके हैं जिसका इस्तेमाल करके हम बेटर से बेटर पिक्चर्स को डिजाइन कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अब हम पुराने जमाने में नहीं रहे और हम आसानी से इस सारे चीजों को यूज करके बेटर से बेटर पिक्चर्स को डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है और फोटोशॉप भी ओपन कर रहा हूँ, इसलिए काफी ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें। ये फोटोशॉप ओपन हो गया है, जो फोटोशॉप CC 2019 वर्जन है।
यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहा हूँ, हालांकि ये और भी ओपन हो जाता है। मैं ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहा हूँ। जिस इमेजेस के साथ भी वर्क करना है उस इमेजेस को हमको ओपन करना पड़ेगा। मैं अपने इमेज के साथ ही यहाँ इंटरेक्ट होऊंगा ताकि सही तरीके से आपको समझ में आए। यहाँ पे मैं 1 और 2 और 3 बैकग्राउंड भी ले लूँ मैं। यहाँ पे आप जितने भी इमेज ओपन करना चाहो उतना इमेज ओपन कर सकते हो। जैसे पीछे के प्रीवियस जितने सारे वर्जन है उसमें एक से अधिक इमेजेस ओपन करते हो। यहाँ पे क्या होता है, स्लाइड टाइप का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिस स्लाइड टाइप के ऑप्शन में आपको डायरेक्टली एक इमेज से दूसरे इमेज में क्लिक करके आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर जा सकते हो। ठीक है, कैसे हम लोग उसका यूटिलाइजेशन करेंगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, तो इस तरह से जो भी इमेजेस आप है एक एक करके स्लाइड। वहां पर क्या होता था, स्लाइडिंग आता था, इस तरीके से नहीं आता था, नीचे में मिनिमाइज करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्टली जिस इमेज के साथ भी वर्क करना चाहते हो आप क्लिक कर लो, वो इमेज क्या होगा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दूसरा जो फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रहा है वो ये है कि जो CS3 या ओल्डर जितने सारे वर्जन है उस वर्जन के अंदर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा इमेजेस के अंदर ये फोटो मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरे इमेजेस के अंदर ये फोटो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को ही मुझे कट करके निकालना है या फिर इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को मास्क कर देना, मुझे हटा देना, ताकि दूसरा कोई इफेक्ट हम लोग डाल सके। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरह से यूज करेंगे, बार बार सिलेक्शन करना, जाना, सेलेक्ट करना, बार बार टूल्स का इस्तेमाल करके यूटिलाइज करना, ये काफी क्रिटिकल होता है। बच्चे या फिर जो भी यूजर्स है वो सोचते हैं इतना ज्यादा काम करना पड़ता है फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोटोशॉप में एक नया फीचर्स आया है, वो है सब्जेक्ट फीचर। ये सब्जेक्ट फीचर क्या करता है, देखिए गौर से, अगर इसको सब्जेक्ट मानेगा वो पूरा हमारा जो इमेजेस है उसमें क्या होगा, ये हमारा सब्जेक्ट, इस एरिया को सब्जेक्ट मानेगा और सब्जेक्ट को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। सेलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कहीं कुछ क्लिक करना नहीं है, जस्ट यू नीड टू वेट। ये अपने आप क्या करेगा, सेंस करेगा, पूरे इमेजेस को आइडेंटिफाई करेगा और जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट एरिया को अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। आपको कहीं कोई क्लिक करने का जरूरत नहीं है। ये सेंस कर रहा है इमेज को, देखिए प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस होने के बाद क्या करेगा, ये उस एरिया को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए, मैंने कहीं क्लिक नहीं किया, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक नहीं किया है, सिंपली क्या किया, सब्जेक्ट सेलेक्ट में जाके क्या किया था, सब्जेक्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। सब्जेक्ट को इसने क्या किया, ऑटोमेटिक सेंस किया और सेंस करने के बाद आप देखिए उस एरिया को सिलेक्ट कर चुका। मैं इसके अलावा और कोई काम नहीं किया हूँ। अब आपको मास्किंग करना है, सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये मार्क्स बटन है सर, ये अपने आप कैसे होगा सर? वही तो बता रहा हूँ, अपने आप हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, अपने आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सेंस करके, और मैं एक से अधिक इमेजेस के साथ बताऊंगा आपको ताकि समझ में आए कि ऐसा है कि इस इमेजेस में सब्जेक्ट काफी आसानी से विजिबल है पूरा का पूरा, इसलिए इसने सिलेक्ट कर लिया। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बैकग्राउंड का जो इमेजेस है वो आपका सब्जेक्ट के साथ मैच करता है तो सिलेक्शन सही से नहीं होता, तो उसको भी हम लोग कैसे ठीक करेंगे वो भी देखेंगे। अभी इसके ऊपर मास्किंग करते हैं हम लोग। मास्किंग कैसे करेंगे, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके देखिए ये मार्क्स बटन है, इस मार्क्स बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, मार्क्स हो जाएगा, यानी बैकग्राउंड से उस इमेज को कट करके निकाल लिया। अब आप सोचिएगा कि सर वो ये प्रॉब्लम तो वहां भी था। अगर आप इसको आप जूम करके देखिएगा तो देखिए, जूम करके देखने से यहाँ भी आपका फेसेस या फिर अगल बगल में जो इमेजेस है वो इमेजेस आपको क्या होगा, सही से नहीं दिख रहा है, यानी कटिंग यहाँ भी सही तरीके से नहीं हुआ है। तो यहाँ एक स्पेशल फैसिलिटी आपको मिलता है कि आपका जो इमेजेस है उसको सही तरीके से आप कट कर सको। वो फैसिलिटी क्या है, देखिए आपको मार्क्स के प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। ये मार्क्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मार्क्स के प्रॉपर्टीज में आपको जाना है। ठीक है, ये मार्क्स का प्रॉपर्टीज है, ध्यान में रखिए, ये आपका इमेजेस है और ये जो मास्किंग किया गया उसका प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, अब इस प्रॉपर्टीज के अंदर आपको क्या करना है, अगर ये जो एरिया है ना जिसको आप लोगों ने यहाँ पर यूटिलाइज किया है, इसको अगर ठीक करना है तो फेदर इफेक्ट यूज कर सकते हैं। फेदर इफेक्ट क्या होता है, अगर थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे सर, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक ही करना है या मास्किंग के ऊपर। ठीक है, तो मतलब एक ही बार क्लिक करना है ना, 2 बार नहीं करना है ना?
एक बार नॉर्मली क्लिक करने से आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं फेदर यूज करता हूँ, गौर से देखिएगा, आपका इमेज में जहां जहां पर इस तरीके का ऑप्शन था वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो रहा है, ठीक है। और भी टूल्स है यहाँ पर, यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको इससे भी बेटर करना, आप यहाँ से फेदर मत यूज करिए, आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट एंड मार्क्स बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे सेलेक्ट एंड मार्क्स बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, देखिएगा आपको एक नया बॉक्स, एक नया विंडो आपको मिलेगा। और इस विंडो के अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के ब्रशेस मिलेंगे, ठीक है। इस ब्रशेस का क्या फंक्शनलिटी है, देखिए, ये आपका शो एज, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा जो एज है, ये पूरा जो सिलेक्शन एरिया वो शो करेगा, इसको हटा दीजिए। शो ओरिजिनल, इसमें क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल इमेजेस है उस फॉर्मेट में शो करेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग, अब इसके ओपेसिटी को मैं बढ़ा देता हूँ। ओपेसिटी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, गौर से देखिए, अगर इसके ओपेसिटी को बढ़ा दूंगा तो बैकग्राउंड पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक करने का मेन मोटिव क्या होता है, ब्लैक करने का मेन मोटिव ये है कि इसके बैकग्राउंड के अंदर देखिए, ये जो इमेजेस आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसमें कहाँ कहाँ पर व्हाइट कलर है, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम, यानी इमेज सही से सेलेक्ट नहीं हुआ है, कटिंग नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है, या कटिंग सही से नहीं हुआ, ये आपको पता चलेगा और इसको आप क्या कर सकते हैं, खुद से ठीक कर सकते हैं। अब ठीक करिएगा कैसे, यहाँ पर हेयर्स है, यहाँ पर ये ऑप्शन है, कैसे ठीक करिएगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और जूम कर ले, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। इसको जूम कर लिया, और अगर मैं इसको स्मूथ करूँ, देखिएगा गौर से, समझ में आ रहा है, इमेज में देखिएगा सही से, जहाँ भी इमेजेस है वहां पर ये जो निकला हुआ है ना, रेसा रेसा टाइप का निकला हुआ है, अगर मैं इसको स्मूथ करूँ तो क्या होता है, देखिए गौर से, समझ में आ रहा है आप लोग को या नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, स्मूथ नहीं किया तो ऐसा रेसा टाइप का निकला हुआ है, और अगर मैं स्मूथ कर रहा हूँ इस एरिया में, देखिएगा इस एरिया में, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मिलता चला जा रहा है। फेदर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है आपको, ठीक है। रेडियस को देखिए, रेडियस बढ़ा रहा हूँ, इमेज पहले से थोड़ा बेटर दिखेगा आपको, यहाँ पर जो था उससे थोड़ा सा बेटर दिखा, लेकिन अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ। अब ठीक करेंगे कैसे, इसको भी देख लीजिए। आपको लगता है कि ये जो ऊपर में व्हाइट व्हाइट कलर है, इसको कैसे ठीक करना है, यहाँ पर देखिए, ये हमारा ब्रशेस है, अलग अलग तरीके का ब्रशेस है। इस ब्रशेस से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइज सिलेक्ट करके आपको एक एक करके क्लिक करना है उस एरिया में जहां से आपको व्हाइटनेस को हटाना है। आप देख रहे होंगे, ये क्या करेगा, जो हेयर्स के इन बिटवीन जो व्हाइट कलर है, जो एक तरह से फ्लैश आउट हुआ है, जैसे आप हेयर के पीछे से कोई लाइट अगर आ रहा है तो वो क्या करेगा, हेयर के बीच से वो लाइट निकलेगा, और जब आप कटिंग करिएगा तो वो लाइट को रिमूव नहीं कर पाएगा। आउटर तो मास्किंग कर लिया, इनर साइड को मास्किंग नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, आपको जैसे जैसे इसको, जिस एरिया में भी लाइट इफेक्ट को रिमूव करना है, आप वहां पर क्लिक कर सकते हो। आपको लगता है कि इस एरिया से कट करके निकालना आपको ऑब्जेक्ट को, सिलेक्ट कर लीजिए, ये बढ़ गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लस साइन यूज किया था, माइनस यूज कर रहा हूं, कम हो गया, कट गया, जो भी समझिए। यहाँ से आपको साइज को चूज करना पड़ेगा, चूंकि 13 यूज कर रखा है मैंने, इसको और थोड़ा छोटा कर दूं, आपको जहां से भी कटिंग करके निकालना ऑब्जेक्ट को, आप कटिंग कर सकते हो। ये क्या करेगा, समझिएगा गौर से, ये ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी जो ब्लैक स्पॉट है उसको नहीं हटा के, जो व्हाइट स्पॉट आपके हेयर के बीच में आएगा, हेयर को रिमूव नहीं करेगा, बल्कि किसको रिमूव करेगा, जो बीच बीच में लाइट का कलर था उसको रिमूव करेगा।
यहाँ से देखिए इस स्पेसेस को भी क्या करना है आपको, आप देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे इफेक्ट इसका। आपके लिए एक एक पॉइंट को समझना, जैसे CS3 के अंदर आपने ये देखा कि भाई आपके पास ऑब्जेक्ट तो है, कटिंग भी कर रहा है, लेकिन एरिया को सही से आइडेंटिफाई करना आपके लिए क्रिटिकल हो रहा था। कट करने के बाद भी सही से कटिंग हो ये जरूरी नहीं। यहाँ पर आप एक एक प्लेसेस को, एक एक पॉइंट को गौर से देख सकते हैं और उस एरिया के एक्स्ट्रा जो आपके ऑब्जेक्ट हैं जिसको कटिंग सही से नहीं हुआ उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए इस पोजीशन पे आप चाहे तो इसको और जूम कर सकते हैं, ऐसे जूम कर लीजिए। माइनस करना है, आपको समझ में आ रहा होगा अब। हाँ सर। ठीक है, अब अगर ये हो जाए तो यहाँ से आके ओके कर दीजिए। ये देखिए कटिंग हुआ है, पहले से नॉर्मली जो दूसरे सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर से काफ़ी अच्छे तरीके से कटिंग हुआ है ये, ठीक है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं विजुअली आपके सामने। अब यहाँ पर एक और फीचर्स है, जैसे सपोज करिए कि आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, किसी भी बैकग्राउंड में आपको डालना है इमेजेस को। यहाँ भी बैकग्राउंड है, ये भी बैकग्राउंड है, ठीक है, और ये बैकग्राउंड नहीं है। आपको जिस बैकग्राउंड में भी इमेज को डालना है, ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जिसको भी कटिंग किया है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद और सारे चीज़ों में क्या होता था, बैकग्राउंड को अगर आपको मूव करना है तो फिर आपको बैकग्राउंड में ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता था। यहाँ भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में जिस बैकग्राउंड में भी डालना है, मान लीजिए इसमें डालना है आपको, ठीक है, इसमें ला के आप यहाँ पर इस तरह से छोड़ सकते हैं इसको। ये बैकग्राउंड आपके पास उस बैकग्राउंड में आ गया, ठीक है। और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। आपको इसको बड़ा करना है, समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्टली किसी भी बैकग्राउंड को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, किसी बैकग्राउंड के ऊपर आपको वर्कआउट करना है, तो हम क्या करते हैं, फिर से उसी इमेज में चले जाते हैं जहाँ पे हम लोगों ने कटिंग किया। और इस इमेजेस के बैकग्राउंड को आप क्या चाहते हैं कि एक न्यू लेयर लेके फिर उसको हम लोग पुशअप करें। तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपको डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन मिलेगा। इस डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लेयर 0 ऑटोमेटिकली आएगा ये। और लेयर 0 में यहाँ पर देखिए आपको इस डॉक्यूमेंट को कहाँ लेके जाना है, किस पर्टिकुलर बैकग्राउंड में शिफ्ट करना है। हम लोगों ने बैकग्राउंड में शिफ्ट किया था, तो मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ कि बैकग्राउंड, क्योंकि ऊपर में ओपन है, ध्यान में रखिएगा ये ओपन है तभी यहाँ पर आ रहा है। जो जो इमेजेस इधर ओपन रहेगा वही आएगा, जो इमेज ओपन नहीं रहेगा वो नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड नाम का जो इमेज है उसमें चला जाइए और ओके कर दीजिए। जैसे आपने ओके किया, अब आते हैं यहाँ पर, देखिए आ गया ऑटोमेटिकली। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये सारे फैसिलिटी आपको ओल्डर वर्जन के जो फोटोशॉप है उसमें नहीं मिलेंगे। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एक एक ऑब्जेक्ट को ले जाके मूव करना पड़ेगा, तब होगा। यहाँ से डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो ऑब्जेक्ट।
अक्सर देखते हैं शादी में लोगों का पिक्चर आता है तो भाई बड़ा बढ़िया पिक्चर रहता है ना, चाहे वो लड़का का हो या लड़की का हो, बहुत अच्छा पिक्चर होता है। और फिर शादी के रोज भी लोगों का पिक्चर बड़ा अच्छा होता है। उसके बाद देखना दोनों लोग बड़े झगड़ा करते हैं एक दूसरे को, तू तो देखने में ऐसा है, तू तो देखने में ऐसी है ना। तो ऐसा होता है क्योंकि फोटोशॉप हमारे यहाँ लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं और अपने अपने फोटोज को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन भी करना जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है आप लोग को कि हम लोग किस तरीके से फोटोज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेंगे, मूव करने के साथ किस तरह से कटिंग करेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग दूसरे इमेजेस के ऊपर। मान लीजिए हमारे पास ये इमेजेस है और इस इमेजेस में हम क्या करना चाहते हैं, इसको भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर आते हैं, सेलेक्ट में जाते हैं और सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। देखिए सिलेक्शन हो गया, पूरा सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो गया। आपको क्या करना है, मास्किंग करना है, क्लिक कर दीजिए, पूरा मास्किंग हो जाएगा। कटिंग यहाँ भी देखिए सही तरीके से नहीं हुआ, तो आपको क्या करना होगा, जूम करके और फिर प्रॉपर्टीज में जाके मास्किंग में जाके यहाँ पर क्या करना होगा, मास्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, बहुत सारा ऑप्शंस है, आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए ये एरिया, यहाँ से मैं ब्रश को ले लेता हूँ और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ठीक है गौर से देखिएगा, ये जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये रेडियस इसका बड़ा कर लूँ मैं थोड़ा, इस तरह से कटिंग किया हुआ आ रहा है। ध्यान में ये रखिएगा कि कट तो हो रहा है, लेकिन क्या कट हो रहा है, ये इमेजेस के बीच में जो व्हाइट कलर है ये सब हट रहा है, गौर से देखिएगा आप। जो व्हाइट कलर है इसके बीच में वो सारे के सारे हट रहे हैं। अभी इसको क्या करना है, मुझे कट करके हटाना है, इस एरिया को कट करके हटाना है। साइज को आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। यहाँ से इसको कट करके हटाना है, यहाँ से इसको कट करके हटाना है। गौर से देखिएगा ये बैकग्राउंड आ रहा है। अगर मैं यहाँ से स्मूथनेस को बढ़ाऊं, देखिएगा गौर से, जो कटिंग आ रहा था वो अभी स्मूथ हो रहा है एकदम से। अभी पता नहीं चल रहा कि आपने यहाँ पर कटिंग भी किया है। और ये चारों साइड से मैनेज होता चला जाता है। जिस तरीके से भी कटिंग करना है, साइज इसका बहुत बड़ा है इसलिए ज्यादा कटिंग हो के आगे आपको छोटा करना है। ब्रशेस से करना है। आप यहाँ से कर सकते हैं कटिंग।
आपको जैसे भी करना आप आसानी से कर सकते हैं, हो जाएगा। यहाँ से ओके कर दीजिए। ऑब्जेक्ट आपके सामने है और फिर आप इसको फिट ऑन स्क्रीन कर लीजिए। राइट क्लिक करके इधर फिट ऑन स्क्रीन बटन मिलेगा, इसको जहाँ भी मूव करना आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम लोग कलर्स किस तरह से कटिंग करते हैं, किस तरह से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है।